हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले एडवांस रूलिंग। तो क्या है वो, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये आईडीटी चैलेंजेस सीरीज़ का पार्ट है और ये समरी बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। @C_video चार्टर्ड एस्पिरेंट, ये मेरा चैनल है टेलीग्राम में। वहाँ पे जाओ आप तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, नहीं तो आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लेना वीडियो। इस वीडियो के बाद देख लेना ये क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस रूलिंग। टोटल 13 पॉइंट्स और 13 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर ओवर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेंट। पहले बात करते हैं एडवांस रूलिंग होता क्या है। देखो क्या होता है ना, हमको बाद का मगजमारी नहीं चाहिए, बाद का हमको चिक चिक नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं उसके लिए पहले से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं डिपार्टमेंट के पास जाके कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। बाद में हमको मत बोलना नहीं ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं धमाका नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। पहले से सब क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। वो क्या है ना, कुछ कुछ बातें शादी से पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए तो बेटर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेंट कौन होगा, अ पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन लेने के पहले भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। ओके, तो अब एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और डिजायर्स ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, इसमें एक पॉइंट है कि अगर अप्लाई कर दिया ना तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी जिस बंदे ने अप्लाई किया वो विड्रॉ नहीं कर सकता। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में आप विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब किस किस मैटर के लिए हम लोग एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स है कि नहीं। अब इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए आप जा सकते हो कि ये कैसे क्लासीफाई करना है इसको। कोई नोटिफिकेशन आप पे एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके लिए आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। आप टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए भी एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एडमिसेबल है कि नहीं आपका, उसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो, ठीक है। वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, इसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। या कोई पर्टिकुलर आपने कुछ काम किया, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर काम किया है तो क्या वो सप्लाई है, और अगर वो सप्लाई है तो क्या वो गुड्स की सप्लाई है कि सर्विस की सप्लाई है। तो इस सारे पॉइंट्स के लिए आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो, ठीक है। कौन जा सकता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या डिजायरस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन है, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्या मैटर के लिए जा सकते हो, नोटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स, आपका ये चीज सप्लाई है कि नहीं, और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। किसके लिए नहीं जा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसके लिए नहीं जा सकते हो, कौन सी मैटर एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मैटर है जिसके लिए आप नहीं जा सकते एडवांस रूलिंग के पास, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसको अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते हैं, एग्जाम में यही गूगली आ सकता है। अब एडवांस AAR हो गया आपका, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। AAR हो गया, AAR जो है वो हो गया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। वहाँ साइड में लिख लो, बाद में भूल जाओगे। तो वो कौन होता है, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। कोई भी ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर है वो होगा। फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म होता है तुम्हारा GST ARA1। GST ARA1 में आप अप्लाई करोगे ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर को, जो कि होती है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। उसको आप अप्लाई करोगे GST ARA1 में। 5,000 ईच फीस है। ईच मतलब अगर IGST से रिलेटेड है तो आपका 5,000 लगेगा। CGST SGST वाले 5 लगेंगे, यानी 10,000 लगेंगे, तो 5,000 ईच है वो। अब बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है, प्रोसीजर बहुत सिंपल होती है। आपने एप्लीकेशन जमा की, फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगी कमिश्नर को। फिर कमिश्नर उसको देखेगा, एनालाइज करेगा। अगर उसको लगता है एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेगा, उसको लगता है रिजेक्ट करना है तो वो रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उसको चाहिए तो वो आपसे मंगवाएगा और आपको देनी पड़ेगी, तभी तो वो प्रोनाउंस कर पाएगा ना एडवांस रूलिंग ने। तो कैसे कर पाएगा, अनटिल अनलेस ही हैज़ ऑल द एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशंस। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंसमेंट है वो कब तक आ जाएगा, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी एट एनी हाउ 90 दिन के अंदर या तो आपको एक्सेप्टेंस या तो रिजेक्शन का
सॉरी 90 डेज के अंदर या तो आपका प्रोनाउंसमेंट आ जाएगा या तो आपको रिजेक्शन पता चल जाएगा, यानी मैक्सिमम 90 डेज ही लगते हैं। ये लॉ में लिखा है 90 डेज के अंदर उनको प्रोनाउंस करना है अपना एडवांस रूलिंग। एंड अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंसमेंट ड्यूली साइन बाय द मेंबर एंड सर्टिफाइड शैल बी सेंड टू, किसको किसको भेजेंगे, एप्लीकेंट को भेजेंगे, कंसर्न्ड ऑफिसर को भेजेंगे एंड जुडिस्ट्रिक्शनल ऑफिसर को भेजेंगे। एप्लीकेंट को भेजेंगे, कंसर्न्ड ऑफिसर को भेजेंगे, जुडिस्ट्रिक्शनल ऑफिसर को भेजेंगे। कितने दिन के अंदर आ जाएगा, 90 दिन के अंदर आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, बट कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा। तुम अप्लाई किया फिर रिजेक्ट हो जाएगा, बता दे रहा हूँ कौन से 2 केस है। सबसे पहला केस है इसमें, इफ इशू इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, ऑलरेडी तुमने अपील कर दी है और उसी मैटर को तुम उठा के एडवांस रूलिंग में ले आए हो, पागल हो क्या, इतना टाइम थोड़ी ना है सरकार के पास, रिजेक्ट हो जाओगे। और या तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी तुमने रेस कर दिया है कोर्ट में, ठीक है, और उसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। ठीक है, कोई ऐसा मैटर है जो तुमने रेस किया था कोर्ट में, उसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, वही मैटर वापस से एडवांस रूलिंग के पास लाए हो, यार पागल हो क्या, रिजेक्ट हो जाओगे। पर रिजेक्ट होने से पहले अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, तो OOBH मिलेगी। OOBH क्या होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो 2 मैटर है, अगर इशू इज ऑलरेडी पेंडिंग विथ सम अथॉरिटी, उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, या क्वेश्चन रेज्ड इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, OOBH मिलेगा। अब डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाता है अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझोगे, 3 लोग हैं, 2 बोले हाँ दे दो, 1 बोल रहे हैं नहीं दो, तो अब क्या करेंगे, अब भैया वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वोटिंग मत करना। अगर नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो उस केस में वो चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, AAR में, AAR के पास चला जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी फॉर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा। मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होगा, ये यहाँ पे कीवर्ड है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, नोट्स में आपको दिख रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना माइंड में, सेट ऑफ बुक मार्क मान लेना इसका। ठीक है, बात कर लेते हैं बाइंडिंग की। ठीक है, किस पे बाइंडिंग होता है, एप्लीकेंट पे बाइंडिंग होता है, कमिश्नर एंड अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट टू इट पे बाइंडिंग होता है। एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया ऑब्वियसली उस पे बाइंडिंग होगा, कमिश्नर पे बाइंडिंग होगा, कोई भी अथॉरिटी जो सब ऑर्डिनेट टू कमिश्नर है उस पे भी बाइंडिंग होगा। किसी थर्ड पर्सन पे बाइंडिंग नहीं होगा, थर्ड पर्सन पे बाइंडिंग नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेंट पे होगा, कमिश्नर और जो भी सब ऑर्डिनेट है उसके उस पे बाइंडिंग होगा। क्या, प्रोनाउंसमेंट जो भी आया एडवांस रूलिंग का वो। रूलिंग कब तक वैलिड रहती है, जब तक रूलिंग वॉइड डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक रूलिंग वैलिड रहती है। जब तक वैलिड कब तक वैलिड रहती है, जब तक वॉइड डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक रूलिंग वैलिड रहती है। ठीक है, पर अगर कोई चेंज इन फैक्ट और लॉ हो जाता है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होता है डिपार्टमेंट में। कोई चेंज इन फैक्ट एंड लॉ हो जाता है तो डिपार्टमेंट या एप्लीकेंट किसी पे भी बाइंडिंग नहीं होती है एडवांस रूलिंग, अगर चेंज इन लॉ एंड फैक्ट हो जाता है। उसके ऊपर वाले पॉइंट में मैंने क्या कहा, वो तब तक वैलिड रहती है जब तक वॉइड नहीं होती है। कुछ स्पेशल केस है जहां वॉइड एबनिशियो हो जाती है, एबनिशियो मतलब इनिशियली, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली वॉइड हो जाती है, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपका पॉइंट नंबर 11, नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 11, कब वॉइड एबनिशियो होता है, अगर पता चलता है या तो सुओ मोटो या तो कमिश्नर के थ्रू या कैसे भी किसी भी प्रकार से अगर पता चलता है अथॉरिटी को कि तुमने FMS के थ्रू एडवांस रूलिंग हासिल की है तो वॉइड एबनिशियो हो जाएगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली वॉइड हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि एडवांस रूलिंग तुमने कभी ली ही नहीं थी। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस सब कुछ लग जाएगी उस पर अगर लगती होगी तो। ठीक है, वॉइड एबनिशियो हो जाएगा। FMS क्या होता है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट। और जब डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर करेंगे वहाँ FMS बहुत बार बोलूंगा, तो समझ लेना, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को बोलते हैं। तो 11 नंबर पॉइंट गया। अब आते हैं अपने 10th नंबर पॉइंट पे। 10th नंबर पॉइंट बोलता है एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, AAR। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग। क्या अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। याद रखना, एडवांस रूलिंग के लिए अपील सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को होती है और किसी को नहीं होती है। अपील चैप्टर पूरा का पूरा ही एप्लीकेबल नहीं होता एडवांस रूलिंग के केस में, यहाँ अलग ही चल रहा है, वहाँ अलग चल रहा है। ठीक है, एडवांस रूलिंग के लिए यहाँ पे होता है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसको आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। अगर एडवांस रूलिंग से खुश नहीं है तो जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पास की थी
30 + 30 दिन, 30 दिन का एक्सटेंशन भी इसमें मिल जाता है, तो 30 + 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ये कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे, ये भी 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे। चलो ये चीज़ अच्छी है कि हर जगह इन्होंने डेट दी हुई है, तो आपको मतलब मोटा मोटी इतने दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 90 दिन के अंदर ये ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, जिस दिन में अपील फाइल करोगे वहाँ से 90 डेज के अंदर ये लोग अपना ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। अब एक और पॉइंट, ठीक है, मान लो कि अपना यहाँ पे भी डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया, मतलब ये लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा मैटर लेके गए हो, ना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डिसाइड कर पा रही है, ना अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डिसाइड कर पा रही है, फिर भी मेजॉरिटी नहीं करेंगे, अभी भी मेजॉरिटी नहीं करेंगे। इन दैट केस हम लोग ऐसा मानेंगे कि इसके लिए एडवांस रूलिंग पास किया ही नहीं जा सकता है और ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। नो मेजॉरिटी, मैटर क्लोज, ठीक है। ऊपर क्या था, अगर ऊपर नहीं हो पाता यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पे नहीं हो पाता तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास भेजते, उससे भी नहीं हो पाता तो मैटर क्लोज, खलास, खत्म, फिनिश, ओवर नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, इसके लिए एडवांस रूलिंग आपको नहीं मिल पाएगी नॉर्मल प्रोविजन से। चलो, तो बोलता है इफ मेंबर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डिफर इन एनी पॉइंट इट शैल डीम दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड, ठीक है। डिफर हुआ तो केस क्लोज, खत्म, फिनिश, ओवर। ऊपर फीस थी 5,000 रुपये, यहाँ फीस है 10,000 ईच। वॉइड एब इशू अपने पढ़ लिए हैं। 12 नंबर रेक्टिफिकेशन लिखा है, काट के नीचे लिख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में वैसे भी रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। कौन कर सकता है? अपीलेट अथॉरिटी भी कर सकती है और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी कर सकती है। ये दोनों ही अपने रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 6 महीना के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर या प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग। 2 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या बोलता है? एप्लीकेंट इज नॉट बाउंड टू टेक द प्रपोज एक्टिविटी फॉर विच रूलिंग इज ऑब्टेन। रूलिंग ले लिए हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमको ये काम करना ही है। ये कोई भी बाइंडिंग नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है आप मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। बाइंडिंग नहीं है। एडवांस रूलिंग ले ली तो जरूरी नहीं है वो काम करना है, ठीक है। और अपील ओनली ए है, ये अपने पढ़ लिया। इसमें क्या बोला? दोनों अलग चलता है। अपील एंड रिवीजन चैप्टर अलग है, एडवांस रूलिंग अलग है। एडवांस रूलिंग में कोई कांड होगा तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास ही जाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर जाएंगे? 30 डेज के अंदर जाएंगे, प्लस 30 डेज एक्सटेंशन मिलता है। वो लोग कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा? 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और इस चैप्टर में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये समरी बुक के आपको ये चैप्टर समरी बुक से वापस से एक बार पढ़ना है। 13 पॉइंट्स है, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, फटाफट उसको पढ़ लो। इसमें जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली सॉल्व करो, ICI के क्वेश्चन है। और फिर जो भी क्वेश्चनर बना रहे हो वो सॉल्व करो। उसके बाद @_CA वीडियोस ये चैनल का ग्रुप है, इधर आओ और अपना स्टेटस अपडेट करो। वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डू अपडेट योर स्टेटस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को, और नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं। डिसलाइक जैसा तो कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपका मन आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन जिसका मन है वो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोग के साथ, क्योंकि पूरी की पूरी GST फ्री होने वाली है विद समरी बुक, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। टिल देन, इट्स माय साइनिंग ऑफ।